नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं आशीष कुमार सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने लगे हुए होंगे। दोस्तों आज क्या है कि आज आपकी क्लासेस नहीं, आज आपको जो पढ़ाया गया है ऑनलाइन में जो भी पढ़ाया गया है, ऑफलाइन में भी जो भी पढ़ाया गया है, सब मिला के आपका क्या है आज टेस्ट है। तो आप भी क्या करिएगा, अपना स्कोर देखिएगा कितना आपका स्कोर आता है। हालांकि ऑफलाइन वाले टेस्ट दे चुके हैं तो वो उनको नहीं करना है कि सर मेरा पूरा का पूरा सही है। जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए ठीक है, और ऑफलाइन वाले भी देखिएगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा इसमें। उसके बाद जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपना स्कोर कार्ड बताइएगा आपका कितना नंबर आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूरा मिक्सिंग है, करंट भी है, इसमें आपका जीएस भी है, इकोनॉमी का भी कुछ सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं भैया। पहला सवाल क्या है आपका, नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक कौन बनी है? नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक कौन बनी? आपके ऑप्शंस हैं अवनी चतुर्वेदी, हिकानी जाखलू, सुमन और कौन है? रेया नवल। देखिए चारों के चारों जो ऑप्शंस है बड़े इंपॉर्टेंट है। अवनी चतुर्वेदी की बात करें, भारत के बाहर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली फर्स्ट महिला कौन है? भारत के बाहर याद रखिएगा, भारत के बाहर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली फर्स्ट महिला, उड़ाने वाली फर्स्ट जो महिला है, क्या नाम है भैया? याद रखिए क्या नाम है उनका, अवनी चतुर्वेदी। और इन्होंने कहां पे एक युद्ध अभ्यास हुआ था, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा था भैया? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। और ये कहाँ पे हुआ था भैया? जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान में। यानी इन्होंने फाइटर जो प्लेन उड़ाया है, कहाँ पे उड़ाया भैया? याद रखिएगा कहाँ पे उड़ाया हुआ है? जापान में उड़ाया हुआ है। और याद रखिएगा जो अवनी चतुर्वेदी है किस राज्य की है? तो एमपी के कौन से जिले के हैं? याद रखिएगा रीवा जिला। कौन सा जिला है? एमपी का कौन सा जिला है भैया? रीवा जिला। कौन सा जिला है? रीवा जिला। हिकानी जाखलू की बात करें तो याद रखिएगा अभी आपके त्रिपुरा में, नागालैंड में और आपका जो है 3 जगहों पे चुनाव हुए हैं। तो याद रखिएगा जो हिकानी जाखलू है ये आपके फर्स्ट महिला विधायक हैं। याद रखिएगा फर्स्ट महिला विधायक किस राज्य की भैया? तो ये आपके आंसर क्या भैया इसका? नागालैंड। कहाँ की है? नागालैंड की। याद रखिएगा नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक कौन है? हिकानी जाखलू। और याद रखिए कौन सी विधानसभा सीट थी? तो इनकी कौन सी थी? दीमापुर। कौन सी थी भैया? दीमापुर विधानसभा सीट। और इनकी पार्टी का नाम क्या था? कौन सी पार्टी से जीती हुई? ये पार्टी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लीजिएगा, NDPP। कौन सी पार्टी है भैया? याद रखिएगा NDPP पार्टी से थी। कौन सी पार्टी से थी? NDPP पार्टी। रेयाना बरवानी की अगर हम बात करिए कहाँ की है भैया? पहली बात तो ये सऊदी अरब की है। कहाँ की है ये? सऊदी अरब की हैं। और याद रखिएगा सऊदी अरब की फर्स्ट महिला जो कहाँ गई है? अंतरिक्ष में गई हैं। फर्स्ट महिला जो कहाँ गई हुई है? फर्स्ट महिला अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की फर्स्ट महिला का नाम क्या है? याद रखिएगा क्या नाम है भैया? रेयाना बरवानी। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हिकानी जाखलू। और याद रखिएगा सऊदी अरब में ही फर्स्ट सुपर सिटी जो बनाई गई है, क्या नाम है? मुकाब सिटी। क्या नाम है भैया उसका? मुकाब सिटी। याद रखिएगा जो मुकाब सिटी है वो भी कहाँ पे बनाया गया है? तो याद रखिए कहाँ पे बनाया गया है? सऊदी अरब में बनाया गया है। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट करें तो स्क्रीनशॉट करिए, हालांकि आपको पीडीएफ इसका पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है आपका, फिक्की क्या है? आपके ऑप्शन हैं औद्योगिक संगठन, पर्यावरण संगठन, मानवाधिकार संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो देखो भैया फिक्की है क्या? तो फिक्की की बात की, इसमें सी का मतलब क्या है? कॉमर्स। सी का मतलब क्या है भैया? कॉमर्स। सी का मतलब क्या है? कॉमर्स। और तो मतलब इस ये होगा कि इससे व्यापार संबंधी संगठन होगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया? औद्योगिक संगठन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक संगठन। अगर हम फिक्की की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है भैया? याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? 1927 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और अगर हम बात करें फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष भी बनाए गए, क्या नाम है उनका? शैलेश पाठक। याद रखिएगा शैलेश पाठक। वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए भैया? शैलेश पाठक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शैलेश पाठक बनाए गए हैं। और हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो अगर इसके संस्थापक की हम बात करते हैं, इसके हम संस्थापक की बात करते हैं तो क्या कौन कौन थे भैया? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और कौन है भैया? पुरुषोत्तम दास ठाकुर के साथ में याद रखिएगा क्या नाम है? एक नाम और क्या है भैया? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और एक नाम क्या है? घनश्याम दास बिड़ला। याद रखिएगा घनश्याम दास बिड़ला।
घनश्याम दास बिड़ला है। याद रखिएगा घनश्याम दास बिड़ला, उसके साथ में कौन है भैया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। फिक्की कैसा संगठन है, तो एक औद्योगिक। और पर्यावरण की बात करें, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, यूनेप है, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। कब होती है, 5 जून 1972 को होती है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखिएगा नैरोबी। कहाँ पे है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है भैया, याद रखिए कहाँ पे पड़ता है, केन्या में। नैरोबी कहाँ पे पड़ता है भैया, याद रखिए केन्या में। केन्या में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, केन्या में पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया आपका, मानवाधिकार सूचकांक, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मन वॉच, UNDP, ट्रांसपेरेंसी और अंकटाड। बताइए क्या होगा भैया, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भैया, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा, अगर हम बात करें HDI सूचकांक की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी शुरुआत कब से होती है भैया, याद रखिएगा इसकी शुरुआत, ये सूचकांक कब से जारी होता है, तो याद रखिएगा 1990 से जारी होता है। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिए महबूब उल हक। कौन थे इसकी शुरुआत किसने की, महबूब उल हक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा ये कब से जारी होता है, 1990 से। कब से शुरू हुआ है ये, 1990 से। इसके कितने आधार हैं भैया, इसके कितने आधार हैं, याद कितने आधार हैं, इसके 3 आधार है। कितने आधार है भैया, 3 आधार। कौन कौन से 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, कौन है, जीवन प्रत्याशा, याद रखिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और उसके साथ में क्या है भैया, याद रखिएगा जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, और इसमें क्या है, साक्षरता। क्या है भैया, साक्षरता है। याद रखिएगा जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और क्या है भैया, साक्षरता। इसके ये 3 आधार हैं। याद रखिएगा जीवन प्रत्याशा दर, प्रति व्यक्ति आय और क्या है भैया, साक्षरता है। और अगर हम बात करें 2023 में, याद रखिएगा 2023 में आपको कमेंट करके बताना है इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा, आपको कमेंट करके बताना है। और भारत कौन से स्थान पे रहा, आपको कमेंट करके बताना है। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा और लास्ट के स्थान पे कौन सा रहा, आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बताएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सी क्या जारी करता है भैया, तो याद रखिएगा जो आपका घूसखोरी जो सूचकांक होता है वो कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसको जारी करता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अपना स्कोर कार्ड लास्ट में जरूर चेक करिएगा, ऑफलाइन वालों के लिए नहीं, ऑफलाइन वाले पेपर दे चुके हैं इसका, और ऑनलाइन वालों के लिए आपको कमेंट करके बताना भी आपका स्कोर कितना आया हुआ है। ठीक है, देखिए NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है, आपके ऑप्शन है मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा भैया, सही आंसर इसका तो क्या हो जाएगा, मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। तो अगर देखिए अगर हम बात करते हैं, एक देखिए अपने यहाँ एक संस्था है भैया सेबी, क्या नाम है, सेबी। अगर हम सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है भैया, इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, 12 अप्रैल 1988। इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, माफ कीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहां भी है, मुंबई में। और सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष, इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष याद रखिएगा भैया, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी है, क्या नाम है उसका, माधवीपुरी बुच। याद रखिएगा माधवीपुरी बुच इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी, याद रखिएगा। और जो सेबी है भैया, सेबी के अंतर्गत ही, याद रखिएगा सेबी के अंतर्गत ही कौन कौन आता है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और साथ में क्या आता है भैया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है। BSE की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, 98 कब होता है भैया, याद माफ कीजिएगा, ये कब होता है, 1875 में। इसकी स्थापना कब होती है भैया, 1875 में होती है। और याद रखिएगा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का क्या है भैया, याद रखिएगा एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है भैया कौन सा है, आपका BSE है। और इसमें अगर हम कंपनी की बात करते हैं, इसमें कंपनियों की संख्या कितनी है, याद रखिए इसमें कंपनियों की संख्या कितनी है भैया, 30। कितनी कंपनियां इसमें, 30 कंपनियां हैं। और NSE की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, 1992 में होती है। और इसकी बात करें अगर, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ भैया, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई में है। और याद रखिएगा जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा है तो मुंबई में, लेकिन जगह का नाम याद रखिएगा दलाल स्ट्रीट मुंबई। कहाँ पे है, दलाल स्ट्रीट मुंबई, दलाल स्ट्रीट मुंबई।
दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा दलाल स्ट्रीट कहाँ पड़ता है भैया, याद रखिएगा मुंबई में। और इसमें अगर हम कंपनी की बात करें तो निफ्टी में कितनी है, माफ कीजिएगा एनएससी में कितना है, 50 कंपनी। इसमें कितनी कंपनी है भैया, याद रखिएगा एनएससी में कितनी कंपनियां हैं, 50 कंपनी है। इसका सेंसेक्स क्या होता है, सूचकांक। इसका क्या होता है भैया, इसका क्या होता है, निफ्टी। इसका क्या होता है, निफ्टी। याद रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। यानी जो केंद्र सरकार जो पैसा वसूल करती है, जो सरकार पैसा वसूल करती है, जो टैक्स लगाती है, वो टैक्स सबसे ज्यादा किस में मिलता है। तो जो आपके ऑप्शन है भैया क्या है, आयकर और निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर और क्या है आपका सीमा शुल्क है। तो इसको जो सही आंसर हो जाए क्या हो जाएगा भैया, निगम कर। देखिए सबसे बड़ा टैक्स कौन सा होता है, कारपोरेट टैक्स। जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आपका टाटा हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत के अंदर, उस पर कौन सा टैक्स लगता है, तो निगम कर लगता है। तो सबसे ज्यादा जो राजस्व का जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है, निगम कर से होती है। और ये कैसा कर है भैया, ये प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, ये प्रत्यक्ष कर। याद देखिए कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर। ये कैसा कर है, ये भी कैसा कर है, ये प्रत्यक्ष कर। कैसा करे भैया, प्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। कैसा है भैया, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। याद रखिएगा कैसा कर होता है, ये अप्रत्यक्ष। ये भी कैसा करे भैया, अप्रत्यक्ष। ये कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। याद रखिएगा कैसा करे, अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में डिफरेंस क्या होता है, प्रत्यक्ष जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है वही जमा करता है, अप्रत्यक्ष जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है वो जमा ना करके किसी दूसरे से करवाता है। जैसे आप समझिए भैया, आप देखिए हम सभी, आपको लगता है कि हम लोग जीएसटी नहीं भरते हैं ना, ऐसा मतलब जो सामान्य व्यक्ति होता है क्या उसको लगता है कि हम लोग जीएसटी भरते नहीं, जीएसटी बड़ी बड़ी कंपनियां भरती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी मोबाइल फोन्स वगैरह खरीदते हैं तो मोबाइल फोन्स वगैरह पे जो जीएसटी होता है वह 12% है। कितना है, 12% है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 1 लाख का कोई मोबाइल है, 1 लाख का कोई मोबाइल है, तो वास्तव में जो उसकी कंपनी के द्वारा जो कीमत है वह कितनी होगी। इसमें देखिए मोबाइल पे कितना होता है, 12% होता है। मोबाइल पे कितना होता है, 12% होता है। 1 लाख की अगर मोबाइल है तो उसका वास्तव जो कीमत होगा वो कितना होगा, वो मान के चलते कितना होगा, 88,000 होगा। लेकिन सरकार इस पे टैक्स लेती है कितना परसेंट, 12% लेती है। तो मोबाइल की जो मोबाइल का रेट होता है कितना हो जाता है, 1 लाख। कंपनी, मोबाइल को बनाया किसने, कंपनी ने। टैक्स किस पे लगा, कंपनी में। भरा किसने, हम आपने भरा। तो ये कैसा टैक्स हो गया, अप्रत्यक्ष होगा। कैसा हो गया भैया, अप्रत्यक्ष। लगा कंपनी में, भरा हमने, तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। क्या है भैया प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक। बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक और क्या होता है भैया, तृतीयक सेक्टर होता है, तृतीयक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राथमिक की, तो जो प्राकृति के ऊपर आधारित है। प्राथमिक जो प्रकृति के ऊपर, ऐसे उत्पाद जो हमको कहां से मिलते हैं भैया, प्रकृति से मिलते हैं। जैसे जो कहां से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे कौन से क्षेत्र में रखेंगे, प्राथमिक। जैसे आप जानते हो भैया कोयला, कोयला कहां से मिलता है, कोयला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, फर्स्ट में मिलता है। उसके बाद प्राकृतिक, ऐसा तो नहीं कोयला बनाया गया है, कोयला स्वयं से मिलता है। इसके बाद अगर कोई भी खनिज मिलता है, कोई भी खनन होता है, तो खनन क्या हुआ भैया, खनन क्या हुआ, खनन के फलस्वरूप पेट्रोलियम वगैरह मिला। तो ऐसा तो नहीं हमने आप लोगों ने बनाया, प्रकृति ने उसको दिया है। और उसके साथ में क्या हो गया, कृषि। तो ऐसी जो भी वस्तुएं जो हमको प्रकृति के द्वारा मिल रही है, सब किस क्षेत्र में आएंगी, प्राथमिक। द्वितीय की बात करें, जिसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्या हो भैया, निर्माण हो, कुछ ना कुछ क्या हो, निर्माण हो। निर्माण कब होगा, जब क्या लगाए जाएंगे, उद्योग वगैरह लगाए जाएंगे। तो उद्योग कौन से में आ जाएगा भैया, उद्योग किस में आ जाएगा आपका, द्वितीय में। तृतीय की बात करें, ये तो ना इसमें कुछ नया बनाया जाता है, ना इसमें प्रकृति कुछ सहायता करती है। इसमें क्या होता है, बल्कि इन दोनों के बीच में जो समन्वय प्राप्त करता है भैया, जो समन्वय, यानी दोनों को क्या करता है, वो सहायता। इसमें कुछ ना तो नया बनता है, ना तो इसमें प्रकृति हमको कुछ प्रदान करती है, बल्कि क्या करता है, ये दोनों को ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब परिवहन में क्या करता है भैया, सहायता करता है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी आप सेवा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं भैया, तृतीय को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आप कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, या आपकी कोई दुकान वगैरह, तो सब किस में आ जाएगा भैया, तृतीय। यानी आप क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आने की कोई बात नहीं है। आप पढ़े होंगे पहले भी, अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे जो भी है, जितना हमारे अंदर ज्ञान है वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सब चीज़ें पहुंच सके। ठीक है भैया। और चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? निर्माताओं को, व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को और क्या भैया करदाताओं को। तो बताइए इसमें क्या है? अप्रत्यक्ष कर। अभी हमने आपको क्या बताया? अप्रत्यक्ष जिसके ऊपर लगता है वो देता नहीं है, वो दूसरे से जमा करवाता है। अप्रत्यक्ष कर कैसा होता है? जिसके ऊपर टैक्स लगे वो ना जमा करके किसी दूसरे से करवाए। तो देखिए दूसरे से करवाएगा मतलब किससे करवाएगा? उपभोक्ताओं से करवाएगा। दूसरों से करवाएगा मतलब किससे करवाएगा भैया? उपभोक्ताओं से करवाएगा। तो अप्रत्यक्ष कर का भार कौन जमा करता है? किसके ऊपर भार पड़ता है? उपभोक्ताओं के ऊपर। किसके ऊपर पड़ता है भैया? उपभोक्ताओं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चले, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, देखिए बढ़िया सवाल है, खतरनाक सवाल। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर पर तथा रोजगार उपलब्धता के बीच के स्तर आरेखीय संबंध प्रस्तुत या प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं। मतलब बेरोजगारी और क्या भैया? बेरोजगारी और रोजगार के स्तर कुल मिला के क्या भैया? यहाँ पे जीवन यापन जो बढ़िया व्यक्त करता है उसमें कौन सा वक्र है भैया? तो आपके बेबजीत वक्र है, मान लीजिए यहाँ पे बेब्रिज होना चाहिए था। ये क्या है भैया? लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और क्या है? प्रमाण विलयन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा भैया? लॉरेंज वक्र हो जाएगा। देखिए लॉरेंज वक्र क्या होता है भैया? देखिए लॉरेंज वक्र होता क्या है? ये देखिए जो ऊपर ये जो रेखाएं दर्शाई जाती हैं भैया, ये होता है आय। क्या होता है? आय होता है। ये क्या दर्शाता है? आय को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है भैया? यहाँ पे नीचे क्या दर्शाता है? ये आय को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है आय को दर्शाता है। ये आपके व्यक्ति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? व्यक्ति को दर्शाता है। ये आय को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? व्यक्ति को दर्शाता है। देखिए मान लीजिए अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। ठीक है, ये मान लेते हैं 10 लाख की जनसंख्या, ये 20 लाख की है, ये 30 लाख की है, 40 लाख की है, 50 लाख की है, 60 लाख, 70, 80, इस तरह से आप मान सकते हो। ठीक है, अगर ये बताओ भैया, अगर हम कहें इसको 10 को अगर हम 10 से मिला दें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाख लोगों के प्रत्येक की जो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है? 10 लाख के बराबर है। 10 लाख के व्यक्तियों की आय 10 लाख के बराबर है। इसका मतलब सभी में आय का वितरण क्या है? बराबर है। अगर 20 को 20 से मिला दें मतलब 20 लाख लोगों की जो इनकम होगी वह कितने के बराबर होगी? 20 लाख के बराबर होगी। इसका मतलब आय सब में क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह से अगर इसको हम इस तरह से मिलाएं तो यानी जो ये वक्र बनेगा भैया क्या बने? कितने डिग्री पे बनेगा? 45 डिग्री पे बनेगा। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कोई गरीब नहीं है। कहने का मतलब क्या है? वो ये सवाल पूछा गया है भैया कि जो लॉरेंज वक्र अगर है सबसे अच्छा जो है वो कोण कितने डिग्री पे है, यानी सबसे ज्यादा समानता कितने डिग्री पे होगी? 45 डिग्री पे होगी। और अगर आप सोचो भैया ये वक्र इस प्रकार से हो जाए, ये वक्र इस प्रकार से हो जाए, यानी जैसे जैसे वक्र इधर जाएगा जनसंख्या बढ़ेगी, आय क्या होगी? घटेगी। जनसंख्या बढ़ती, देखिए जनसंख्या यहाँ पे देख रहे हैं, जनसंख्या यहाँ पे जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन आय का वितरण क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हालांकि एक डायग्राम और बनाएंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, हालांकि आपको ये टेस्ट हम करवा रहे हैं तो आप देख लीजिए ये क्या होगा भैया? लॉरेंज वक्र होगा। क्या होगा? लॉरेंज वक्र होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मंदसौर, सी चेन्नई, डी क्या है भैया? लखनऊ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंदसौर। मंदसौर कहां पड़ता है भैया? एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और याद रखिएगा अभी लखनऊ में क्या हुआ? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई है, वो कहां पे हुई भैया? याद रखिए कहां पे हुई है? लखनऊ में। मंदसौर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, कौन से देश G20 के सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी। ये भी अभी हाल ही का जो एग्जाम हुआ था, शायद CAPF का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक सवाल आया था इसी तरह का था। हालांकि इसमें ये ऑप्शन सेम नहीं थे, लेकिन उसमें पूछा गया सवाल क्या था कि G20 का कौन सा सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया और कौन है भैया? जर्मनी।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेल्जियम। देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। जापान की क्या है, आप सभी को पता होगा, क्या है, टोक्यो है। क्या है, टोक्यो। कौन से द्वीप पे है टोक्यो, कौन से द्वीप पे है, होन्सू। कौन से द्वीप पे भैया, होन्सू द्वीप पे है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। क्या है, जकार्ता। हालांकि इसकी नई राजधानी बन रही है ब्रुनेई, माफ कीजिएगा, इसकी जो नई राजधानी बन रही है, क्या बन रही है भैया, नूसंतारा। क्या बन रही है, नूसंतारा। जकार्ता कौन से द्वीप पे है, जावा द्वीप पे। कौन से द्वीप पे है, जावा। और इसकी जो नई राजधानी बन रही है, नूसंतारा जो बन रही है, नूसंतारा जो बन रही है, इसका जो नूसंतारा बन रहा है, कौन से द्वीप पे है, बोर्नियो। कौन से द्वीप पे है भैया, बोर्नियो द्वीप पे। कौन से द्वीप पे है, बोर्नियो। और जर्मनी की राजधानी क्या है भैया, आप सभी को पता होगा, क्या होती है, बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कौन सी नदी के किनारे है, स्प्री नदी। कौन सी नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे है। तो G20 याद कर लीजिएगा, G20 के कौन से देश नहीं, कौन से देश, चलिए हम एक बार आपके लिए लिख देते हैं भैया, बताइए। सबसे देखिए, इसको याद करने के लिए आपके दिमाग में मैप होना चाहिए। विश्व का मैप अगर आपको याद रहेगा तो इसमें कोई समस्या नहीं। 20 देश का आप 50 देश भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो सबसे ऊपर जो आपका देश है, कनाडा है। कौन सा देश है भैया, कनाडा। कनाडा के नीचे कौन सा है, यूएसए। यूएसए के बाद में कौन सा है, मैक्सिको। कौन सा है, मैक्सिको। कौन सा है, मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो, सॉरी माफ कीजिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आएंगे तो आपको मिलेगा ब्राजील। कौन सा देश मिलेगा, ब्राजील। ब्राजील के नीचे आएगा अर्जेंटीना। कौन सा देश है, अर्जेंटीना। कौन सा देश है भैया, अर्जेंटीना। उसके बाद आप जाएंगे यूरोप महाद्वीप में, तो आपको 4 देश उसमें से याद करने, कौन कौन सा, ब्रिटेन याद करना है। कौन सा, ब्रिटेन। ब्रिटेन के जस्ट नीचे आएगा आपको फ्रांस। फ्रांस के जस्ट बगल में है आपका जर्मनी। कौन सा है, जर्मनी। जर्मनी के जस्ट, जर्मनी और फ्रांस के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा इटली। कौन सा देश मिल जाएगा, इटली। कौन सा देश मिल जाएगा, इटली। इसके बाद आप अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचला देश जो है आपका दक्षिण में है, क्या नाम है, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है भैया, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आप एशिया महाद्वीप में जाएंगे, सबसे ऊपर कौन सा देश है, रूस। रूस के बाद में आपको याद करना है चीन। कौन सा, चीन। चीन के बाद में कोरिया गणराज्य। कौन सा हो जाएगा, कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य। उसके बाद में आगे कोरिया के आगे जाएंगे आपको मिलेगा जापान। क्या मिलेगा भैया, जापान। जापान के नीचे आप आएंगे तो इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा देश मिलेगा भैया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आप अब ऑस्ट्रेलिया तक आ गए, आपको अब आना है भारत में अपने। कहां पे आ गए भैया, आप भारत में आ गए। भारत के बाद में आप इस साइड में आएंगे, अरब प्रायद्वीप में आएंगे, आपको मिलेगा सऊदी अरब। कौन सा देश है, सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा तुर्की। कौन सा देश है, तुर्की। और ये तो आपके 19 देश हो गए। एक इसमें संगठन है EU, यूरोपियन यूनियन। ये आपके G20 के देश है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। तो जो सही आंसर हो जाएगा, आपको हमने पढ़ाया भी है बिम्स्टेक के बारे में, कौन सा भैया, लाओस हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए। देखो भैया, आपको मैप से अगर ये याद है तो आप गलत नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ये मैप से याद है तो आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए एक मैप बना लीजिएगा, एक छोटा सा, देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ये अपना कौन सा देश हो गया भैया, भारत हो गया। ये आपका कौन सा देश है, यहाँ पे आपके यहाँ का कौन सा देश है भैया, नेपाल। कौन सा देश है, नेपाल। यहाँ पे आपका कौन सा देश है, तो कौन सा देश है भैया, भूटान। कौन सा देश है, भूटान। कौन सा देश है, भूटान। यहाँ पे आपका कौन सा देश है भैया, बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, कौन सा देश है भैया, श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका देश है। कौन सा देश है, श्रीलंका। अब जस्ट आप इसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा म्यांमार। म्यांमार के जस्ट आप आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा थाईलैंड। कौन सा देश हो गया आपका, म्यांमार। कौन सा हो गया, म्यांमार। ये कौन सा हो गया आपका, थाईलैंड हो गया। कौन सा हो गया, थाईलैंड। कौन सा देश हो गया, थाईलैंड। कौन सा देश हो गया भैया आपका, थाईलैंड। तो ये सभी देश मिलके क्या बनाते हैं, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। कितने देश हैं भैया, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए आपके कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 और कितने देश हो गए, 7। स्थापना की बात करें कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, ढाका में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, ढाका में। और इसकी अभी जो एनर्जी सेंटर इसका जो बैठक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, बंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, बंगलुरु में। याद रखिएगा कब होती, कहाँ पे हुई है, बंगलुरु में हुई। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा देश जो है आपका आसियान का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं भारत,
वियतनाम, सिंगापुर और फिजी। भारत, वियतनाम, सिंगापुर और फिजी। देखिए ये ऑप्शंस गलत है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आपका होना चाहिए था, ई ऑप्शन होना चाहिए था, ए एंड डी दोनों। तो आपको पता ही लग गया होगा अब कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए जो आसियान है, अगर हम आसियान की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1967 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? जकार्ता में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। सदस्य की बात करें, सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है भैया? देश कौन कौन से देश हैं? भारत के आगे के आप देश जोड़ लीजिए, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है। कितने देश हो गए भैया? आपके 10 देश हो गए। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, आपका उसके बाद इंडोनेशिया, ब्रुनेई और कौन सा देश हो गया? आपका फिलीपींस हो गया। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा देश दक्षेस? देखिए जो सार्क हम जिसको बोलते हैं उसी का नाम क्या है भैया? दक्षेस। सार्क, अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क का ही नाम क्या है भैया? दक्षेस। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना कब होती है? 1985 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें कहां पे भैया? हेडक्वार्टर इसका कहां पे? काठमांडू में। कहां पे भैया इसका हेडक्वार्टर? काठमांडू में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? काठमांडू में। कौन कौन से देश जो है इसके सदस्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन ही बनाया गया है वो कौन सा सार्क का दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा भैया? न तो मॉरिशस है, न तो क्या भैया? मलेशिया है। न तो मॉरिशस है, न तो कौन है? मलेशिया। तो ये इसका जो आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो सार्क आपको देश याद होना चाहिए कौन कौन सा है। उधर से याद करेंगे आप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और कौन सा है? मालदीव। कौन सा है भैया? मालदीव है। तो यहाँ पे ना तो मालदीव है, मालदीव तो है नहीं, यहाँ पे मॉरिशस है और क्या है? मलेशिया है। तो यहाँ पे मालदीव देश है, मालदीव जो है वह देश है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मॉरिशस और मलेशिया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। आराम से पढ़िएगा, द्वीप क्या पूछा गया है भैया? इसमें पूछा क्या गया है? द्वीप समूह पूछा गया। याद रखिएगा क्या पूछा गया है? द्वीप समूह पूछा गया है। नहीं तो आप क्या करते, जल्दीबाजी में पढ़ेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? ग्रीनलैंड। तो आप लगा देंगे ग्रीनलैंड, लेकिन हो जाएगा आपका सवाल गलत। यहाँ पे ये सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है भैया। याद, सबसे बड़ा द्वीप। और ये क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वह कौन सा है भैया? इंडोनेशिया। लेकिन अगर आपसे कभी कहेगा, माफ कीजिए, कौन सा महासागर है भैया? आपका जो भारत से लगा हुआ महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है, उसका नाम क्या है भैया? मेडागास्कर। लेकिन इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा भैया? इंडोनेशिया। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। द व्हाइट टाइगर किसकी रचना है भैया? द व्हाइट टाइगर किसकी रचना है? सलमान रुश्दी, अरविंद अडिगा, बी.एस. नायपाल और क्या है? मेघनाथ देसाई। तो इसके जो सही आंसर क्या हो रहा है भैया? अरविंद अडिगा। देखिए सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम क्या है? इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट। क्या भैया? इन अ फ्री स्टेट। क्या है? इन अ फ्री। बी.एस. नायपाल की रचना का क्या नाम है? द मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्या भैया? माफ कीजिएगा, ये भैया थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम क्या है? द मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्या भैया? द मिडनाइट चिल्ड्रेन। द मिडनाइट चिल्ड्रेन। द मिडनाइट चिल्ड्रेन इनकी रचना का नाम है। बी.एस. नायपाल की रचना का क्या नाम है भैया? इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट। आपको कमेंट करके बताना है मेघनाथ देसाई की फेमस बुक का नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। द व्हाइट टाइगर किसकी भैया? याद रखिएगा, अरविंद अडिगा की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। किस आकृति में पेट्रोलियम पाने की संभावना नहीं होती है? रेगिस्तान। यहां पे भैया मग्न ढाल लिखना चाहिए था, हमारे टाइपर साहब इसको गलत कर दिए हैं। ये पूरा ऑप्शन ही गलत कर दिए हैं, मग्न ढाल त्रोड़ी कर दिए हैं इसको।
तो ये जो इसका जो ऑप्शन से भी है वो है मग्न ढाल, ये है मग्न ढाल, ये है मग्न तट, और ये आपका है मग्न तट, ये आपका हो गया द्रोणी। क्या हो गया भैया? ये द्रोणी हो गया। क्या हो गया? ये द्रोणी हो गया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया बताइए? तो किस आकृति में पेट्रोलियम पाने की संभावना नहीं है? तो जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? मग्न ढाल हो गया। क्या हो जाएगा? मग्न ढाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मग्न ढाल। देखिए ये मान लीजिए कोई सागर का किनारा है, सागर का किनारा धीरे धीरे समुद्र में घुस रहा है, समुद्र में धीरे धीरे घुस रहा है। देखिए ये सागर का किनारा है, ये क्या हो गया भैया? ये बीच हो गया। क्या हो गया आपका? ये बीच हो गया। क्या हो गया? बीच हो गया। और ये जो ढाल होता है इसको बोलते हैं मग्न तट। क्या बोलते हैं भैया? पानी का किनारा जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ उसे क्या बोलते हैं? मग्न तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मग्न तट। और ये मग्न तट जब पूरी तरह से सीधा हो जाता है इसे बोलते हैं मग्न ढाल। क्या बोलते हैं? मग्न ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे आपके आसपास भी ना तालाब वगैरह होगा तो आप देखेंगे एकाएक ऐसे तालाब नहीं रहता है, कई की तालाब रहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं रहते हैं, लेकिन आप देखते हैं वो तालाब धीरे धीरे क्या होता है? गहरा होता जाता है। तो जो ये जो तिरछा वाला जो इलाका है उसे बोलते हैं मग्न तट। और जो पूरी तरह से खड़े हुए ऐसे सीधा अंदर जा रहा है, गहराई ज्यादा सीधे ही है, तो क्या हो गया? मग्न ढाल। जैसे आप कुआं देखें तो क्या है? मग्न ढाल है। वो क्या है? मग्न तट नहीं है, उसमें तट ही नहीं है, वो क्या है? मग्न ढाल है। लेकिन आपके आसपास तालाब होगा ना, इसे धीरे धीरे गहरा होता जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? मग्न ढाल। और ये हो जाएगा समुद्र का समुद्री मैदान। और ये अगर इस तरह से भी अगर नीचे धंसा हुआ इसे बोलते हैं द्रोणी। क्या बोलते हैं इसको? द्रोणी बोलते हैं। और अगर समुद्र में पानी में कोई आकृति उठी हुई है उसे बोलते हैं कटक। क्या बोलते हैं? कटक। क्या बोलते हैं भैया? कटक। लेकिन अगर ये समुद्र पानी से बाहर निकल, ये जो आपका ये जो समुद्र तल है, ये समुद्र तल, और ये समुद्र तल से अगर ये बाहर चला गया जिसको बोलते हैं समुद्री पहाड़ी। अगर समुद्र के नीचे पहाड़ी उठी उसे बोलते हैं कटक। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कटक। इसे क्या बोलेंगे? द्रोणी। क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे द्रोणी, इसको बोलेंगे मग्न। देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है? मग्न तट है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? मग्न ढाल। उसके बाद आगे जो आप यहां देख रहे हैं ये क्या है भैया? समुद्री मैदान। ये क्या है? ये आपका समुद्री मैदान है। ये जो धंसा हुआ इलाका है क्या है? द्रोणी। क्या है? द्रोणी। ये जो उठा हुआ भाग है क्या है? कटक। और ये पूरी तरह से जो ऊपर उठ गया बाहर निकल गया इसे बोलते हैं समुद्री पहाड़ी। क्या बोलते हैं भैया? समुद्री पहाड़ी बोलते हैं। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? मग्न ढाल। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज रुक नहीं सकती है, जब रुकेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कुछ पेट्रोलियम बनने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे जब ये नीचे गिर जाएगा तो मतलब जाके यहाँ जम गया, तो यहाँ जम गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो जम नहीं सकता। तो इस एग्जाम में पूछा गया सवाल है पेट्रोलियम पाने की संभावना नहीं होती, तो कहां होगी भैया? मग्न ढाल में नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए प्रथम की बात करें, प्रथम में क्या है भैया? कृषि। कृषि के साथ में क्या थी भैया? सिंचाई। कृषि के साथ में क्या थी? सिंचाई। दूसरी की बात करें, दूसरे में क्या था भैया? उद्योग। दूसरे में क्या था? उद्योग। और तीसरे में क्या था भैया? तीसरे में था कृषि के साथ में सिंचाई। कृषि के साथ में क्या था? सिंचाई। कृषि के साथ में क्या था भैया? सिंचाई। कृषि के साथ में क्या? सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग। चलिए अगला है शून्य भेदभाव दिवस कब? 1 मार्च को कौन सा दिवस होता है? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस, भिन्न भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए कब मनाया जाता है भैया? 1 मार्च को। 3 मार्च को क्या होता है भैया? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस इस दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या होता है भैया? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और लेकिन आपसे कहेगा राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है भैया? 13 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय, ये क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय। 11 मार्च को क्या होता है? अंडमान निकोबार दिवस। क्या होता है भैया? अंडमान निकोबार दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च। 9 मार्च को क्या होता है भैया? याद रखिएगा 9 मार्च को क्या होता है? किडनी दिवस। क्या होता है? किडनी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे भैया? अब्दुल फतेह अल सीसी, ओलाफ सोल जर्मनी, क्या है भैया? ये मोहम्मद इरफान, और कौन है? एंथनी एल्बनी। तो देखिए 26 जनवरी को कौन है भैया? 26 जनवरी के अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ओलाफ सोल कहाँ के हैं भैया? जर्मनी के चांसलर हैं। जर्मनी के क्या हैं? ये चांसलर हैं। ये अभी फरवरी में आपके भारत की यात्रा पे आए थे। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान भैया 9 जनवरी यानी भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान। एंथनी एल्बनी कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है।
ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। मोहम्मद इरफान कहाँ के भी राष्ट्रपति हैं? याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं? गुआना के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुआना। गुआना की राजधानी क्या भी है? जॉर्ज टाउन। क्या भी है? जॉर्ज टाउन है। अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति? ये मिस्र के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या भी है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा या कायरो। कौन सी नदी के किनारे है? नील नदी। कौन सी नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? मोहम्मद इरफान। कहाँ मनाया गया 17वां भारतीय प्रवासी दिवस? आपको कमेंट करके बताना है ये दिवस अभी कहाँ पे मनाया गया और इसकी शुरुआत कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है लोकटक झील, पुलिकट झील, चिल्का झील। ये चिल्का झील लिखा हुआ है भैया, ये कौन सी झील है? चिल्का झील, काकरिया झील। तो इसका जो सही आंसर हो क्या भैया? पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट। देखिए लोकटक झील कहाँ है? आप सभी को पता होगा कहाँ पे भैया? मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? लोकटक। पुलिकट झील कहाँ पे भैया? याद रखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे कौन सी झील है? ये याद रखिएगा, ये तमिलनाडु उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीमा पे, ये आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे भैया? ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ पे? ओडिशा में। काकरिया झील कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, ये कहाँ पे भैया? याद रखिएगा, अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। कहाँ पे भैया? अहमदाबाद में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 2019, 2020, 2021, 2022। तो आपके जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भैया? 2021। क्या हो जाएगा? 2021। देखिए जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये चर्चा में ही अभी आया क्योंकि इसने छह आकाश गंगाओं की खोज की हुई है। 6 आकाश गंगा की इसने क्या की है? खोज की है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप है किस तारामंडल के पास में स्थापित है? याद रखिएगा, सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल के पास में, सप्तऋषि तारामंडल के पास में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है। चलिए आगे चले। चलिए अगला भैया, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में है? पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में? तो ये हमारा हो गया कौन भैया? सन। कौन हो गया? सूर्य। सूर्य के बाद में कौन सा है? बुध। बुध के बाद में कौन सा है भैया? शुक्र। शुक्र के बाद में कौन सा है आपका? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन सा है भैया? मंगल। तो आपका ये कौन सा हो गया? बुध। मरकरी कौन सा हो गया? ये आपका हो गया मरकरी। कौन हो गया? मरकरी। ये हो गया आपका वीनस। ये आपका हो गया अर्थ। कौन हो गया? अर्थ। ये आपका हो गया मार्स। तो भैया पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में? वीनस और आपका मार्स के बीच में, यानी शुक्र और मंगल के बीच में। तो क्या हो जाएगा भैया? शुक्र और मंगल। किसके बीच में हो जाएगा? शुक्र और मंगल के बीच में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च, 21 सितंबर। तो आपका जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा भैया? वो निकटतम दूरी पर होता है। कब होता है भैया? 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी। और आपको बताना है पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं कि उपसौर बोलते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, टाइटन सबसे बड़ा चमड़ा, क्या लिख दिया? चंद्रमा है। सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये तो पूरा एकदम सत्यानाश कर दिए हैं। सबसे बड़ा क्या है भैया? चंद्रमा है। सबसे बड़ा चंद्रमा है। यानी किसका सबसे बड़ा चंद्रमा? यानी सबसे बड़ा किसका उपग्रह है? ये मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। तो किसका है भैया? टाइटन किसका है? शनि का है। टाइटन किसका है? शनि का। डिमोस, फोबोस किसके हैं? डिमोस और फोबोस किसके हैं भैया? याद, डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? याद रखिएगा, मंगल का। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का याद रखिए गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड। पूरे आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और इसी का एक उपग्रह और भी है यूरोपा। यूरोपा किसका है? याद रखिएगा, वो भी बृहस्पति का है। शनि का कौन सा है? टाइटन है। शनि का कौन सा है भैया? टाइटन है। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है सुनामी जो है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? कमेंट करके बताइए। सुनामी किस भाषा का शब्द है? अरबी, जापानी, हिब्रू, लैटिन। सुनामी किस भाषा का भैया? सुनामी किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपका जापानी। कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। चलिए
आगे चलते हैं, किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, जिसको बोलते हैं पक्षीपाद डेल्टा। पक्षीपाद डेल्टा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा भैया ये हांगो नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी, मिसिसिपी नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी भैया? मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी होगी? मिसिसिपी नदी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उच्चतम लवणता पाई, यानी सबसे ज्यादा जो लवणता पाई जाती है नमक का, जिसको बोलते हैं भैया खारापन, सबसे ज्यादा खारापन किसमें होता है? मृत सागर में, लाल सागर में, साल्ट झील में, वान झील में। तो देखिए पहली बात तो मृत सागर जो है आपका किसके किसके बीच में है भैया? याद रखिएगा ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इजराइल और जॉर्डन की राजधानी क्या है भैया? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। याद रखिए इजराइल की राजधानी क्या है भैया? इजराइल जो इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम है। क्या है भैया? यरूशलेम है, याद रखिएगा। और इसकी ये कहां पे भैया आपका हो गया? उसके बाद लाल सागर, याद रखिएगा लाल सागर, साल्ट झील ये कहां पे? ये आपका यूएसए में। कहां पे भैया? यूएसए में। वान झील कहां है? टर्की में। कहां पे? ये आपका टर्की में। कहां पे भैया? तुर्की में। कहां पे? टर्की में। और इसकी जो सैलिसिटी है ये सबसे ज्यादा विश्व भर में सबसे ज्यादा है। कौन सी झील है? वान झील। कहां पड़ती है? तुर्की में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, तो देखो भैया ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी। ये आपका क्या हो गया? अर्थ हो गया। क्या हो गया? अर्थ। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ लेयर हो गया। तो ये पहला मंडल कौन सा होता है? कौन सा मंडल होता है भैया? पहला क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल होता है? फर्स्ट मंडल कौन सा होता है? अभी ये एग्जाम में भी आया था आपका, इसमें क्रम व्यवस्थित करने के लिए दिया था। क्या था भैया? ये आपका होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। कहां होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है? समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप। उसके बाद समताप मंडल के बाद क्या होता है भैया? कौन सा मंडल होता है? आपका मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल के बाद में आपका कौन सा मंडल होता है भैया? मध्य के बाद आपका होता है आयन मंडल। कौन सा होता है? आयन मंडल। उसके बाद क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल होता है भैया। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल होता है। देखिए मौसम की घटना, कोई भी मौसमी घटना हो गई, बादल हो गया, बादल का गरजना और बिजली का कड़कना, कोहरा हो गया, वर्षा हो गया, बादल पाना, सब किस में होता है भैया? क्षोभ मंडल में। किस में होता है? और याद रखिएगा हेलीकॉप्टर किस में उड़ते हैं? हेलीकॉप्टर किस में उड़ते हैं भैया? हेलीकॉप्टर किस में उड़ते हैं? याद रखिएगा क्षोभ मंडल में। लेकिन अगर कहेगा वायुयान, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप। सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल कौन सा? तब याद रखिए कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल। कौन सा मंडल होता है? सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है? बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल को क्या बोलते हैं? मिजोस्फियर। आयन मंडल क्या बोलते हैं? आइनोस्फियर। बहिर्मंडल क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर बोलते हैं। तो जो अब देखिए कौन से मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप। ओजोन जो O3 पाया जाता है, O3 पाया जाता है कौन से मंडल में पाया जाता है भैया? कौन से मंडल में है? समताप मंडल। कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हार्स अक्षांश का संबंध है। हार्स अक्षांश, हार्स को क्या होता है भैया? हिंदी में क्या बोलते हैं? घोड़ा। और क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं। इसका मतलब अश्व अक्षांश का संबंध है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए ये आपका हो गया पृथ्वी हो गया, बीच में इक्वेटर हो गया, आपका बीच में क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। तो यहां पे देखिए ये 30 से 35 डिग्री का इलाका हो गया, ये 60 से 65 डिग्री का इलाका हो गया। ये 30 से 35 का हो गया, ये कितना हो गया? ये 30 से आपका 35 डिग्री का हो गया, ये 60 से 65 डिग्री का हो गया, 60 से 65 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे आपका एक पेटी पाई जाती है, और उसके बाद एक यहाँ पे है भैया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। देखिए ये जो यहाँ पे भी कितना डिग्री? 30 से 35 डिग्री दोनों जगहों पे, ये 60 से 65 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, 0 ये होगा, 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे। तो ये देखो 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, इसको बोलते हैं डोल ड्रम क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया? डोल ड्रम क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? डोल ड्रम क्षेत्र। 30 से 35 डिग्री को बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं भैया? उपोष्ण। क्या बोलते हैं? उपोष्ण क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश इसी को कहा जाता है। और इसको बोलते हैं उपध्रुवी। क्या बोलते हैं भैया? उपध्रुवी। क्या बोलते हैं? उपध्रुवी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको ध्रुवीय बोलते हैं। ये 7 जो है वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। देखिए आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी पेटियां पाई जाती हैं? 7। उसी में से ये आप देख सकते हैं जितना ये जो नीचे लिखा है वही आपको ऊपर भी लिखना है। तो अगर आप स्वच्छांश की बात करेंगे कितना डिग्री से कितना डिग्री? 30 से 35, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? कितना डिग्री हो जाएगा आपका? ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डोल ड्रम, इसको डोल ड्रम लिखना था, क्या लिख दिए हैं यार ये।
टाइपर साहब बहुत गलती कर दिए हैं आप। ये क्या है भैया, ये डोल ड्रम क्षेत्र है। ये क्या है आपका, डोल ड्रम कटिबंध या क्षेत्र, एक ही बात है। तो अभी हमने आपको बताया भी पिछले स्लाइड में, डोल ड्रम क्षेत्र किसके पास, कौन सी, इसमें पूछा गया किस रेखा के पास में पाया जाएगा भैया। तो डोल ड्रम क्षेत्र किस रेखा के पास में पाया जाएगा। देखिए डोल ड्रम कटिबंध कहां पे स्थित है, अभी हमने आपको बताया, पिछली स्लाइड ले लेते हैं। देखो भैया कौन सी रेखा, ये आपकी कौन सी रेखा, ये पृथ्वी के बीच से जा रही है, तो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हो गया, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो अगर बात करेगा डोल ड्रम कटिबंध कहां पाया, देखिए भूमध्य रेखा के निकट। कहां पाया जाएगा भैया, भूमध्य रेखा के निकट पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिचक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। देखिए आपको एक चार्ट बनाना है भैया, देखो ये इधर लिख देते हैं हम चक्रवात, क्या लिख देते हैं, चक्रवात लिख देते हैं। ये जो रेखा दिख रही है 0 डिग्री रेखा, कितनी डिग्री रेखा है भैया, ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये क्या हो गया आपका प्रतिचक्रवात। इधर क्या लिख देते हैं, प्रतिचक्रवात लिख देते हैं। इसमें से क्या करना है आपको, केवल एक याद करना है, चाहे आप चक्रवात याद कर लो चाहे प्रतिचक्रवात। देखिए जो अगर आपको चक्रवात याद करना है तो चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलता है, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है, ये कौन सी साइड में चलेगा भैया, ये चलता है आपका, ये आपका इसमें, अच्छा हिंदी में पूछा है दक्षिणावर्त वामावर्त। चलिए चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो ये चलता है भैया एंटी क्लॉकवाइज। क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब देखो ये चक्रवात का उल्टा होता है प्रतिचक्रवात। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, दक्षिणावर्त बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वामावर्त। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, प्रतिचक्रवात पूछा है, उत्तरी गोलार्ध में पूछा है, तो क्या होगा भैया, क्लॉकवाइज। क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा। क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, विश्व में सर्वाधिक कौन से प्रकार की वर्षा होती है। देखिए जो संवहनी वर्षा होती है वो भूमध्य रेखा के पास में होती है। कहां होती है भैया, भूमध्य रेखा के, संवहनी वर्षा कहां होती है, भूमध्य रेखा के पास में होती है। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग करते हैं भैया, सिल्वर आयोडाइड, AgI। क्या बन जा रहा है, AgI, गजब बन जा रहा है ना, AgI सिल्वर आयोडाइड बन जा, क्या बन जा रहा है भैया, AgI सिल्वर आयोडाइड बन जा रहा है। और अगर पूछा है सर्वाधिक कौन से प्रकार की वर्षा होती है, तो याद रखिए कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा कहां होती है, तटीय इलाकों पे कौन सी वर्षा होती है, तटीय क्षेत्रों पे कौन सी वर्षा होती है भैया, याद रखिएगा। चक्रवाती, भूमध्य रेखा के पास में कौन सी वर्षा, संवहनी वर्षा। जहां पे वर्षा हो नहीं रही, कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, मेघ बीजन किसके द्वारा कराया जाता है, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कैसी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। जैसे मान लीजिए ये क्या है भैया, आपका पर्वत हो गया कोई, यहां पे कोई बादल है, बादल जब जाता है आगे तो इसको टकरा जाता है, टकराने के बाद क्या करता है, इधर वाले इलाकों में क्या करता है भैया, वर्षा करता है, इधर वाले इलाकों में क्या करता है, वर्षा। तो ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। लेकिन क्या इधर वर्षा होगी लेकिन बहुत कम होगी, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि, माफ कीजिएगा, क्या होगा भैया, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र। पर्वत का दूसरा छोर जहां पे वर्षा नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। और इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं, कौन सी वर्षा बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, ये सवाल आता है और कई बच्चे छोड़ के चले आते हैं। देखिए हमारे आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे निकालना है आपको। देखो भैया, ये आपका हो गया इक्वेटर, हो गया भूमध्य रेखा, हो गया क्या हो गया, भूमध्य रेखा। ये आपका हो गया 30 से 35 डिग्री उपोष्ण, ये आपका हो गया 60 से 65 डिग्री, क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं उपध्रुवी। और ये क्या हो गया आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको रेखाएं खींच लेनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा अपने आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से जनरेट होती हैं। यहां पे हमेशा कौन सा प्रेशर पाया जाएगा, लो प्रेशर। इसके बाद में कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर। उसके बाद में कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे कौन सा होगा, लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर। देखिए
एक नियम होता है, लॉरेंज का नियम है, उसने बोला है कि कोई भी जो हवा है वह हमेशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर घूमेगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर घूमती है। तो अगर आपको नियम नहीं भी याद है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हवा हमेशा हाई प्रेशर से जनरेट होगी और किधर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी। हाई प्रेशर से जनरेट होगी, किधर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे हवा उत्पन्न नहीं होगी। एक आपको तीर इस तरह से लगा लेना है भैया, उसके बाद एक तीर इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। तो आप देखो भैया, एक तीर यहाँ पे इस तरह से जनरेट कर लेना है। अब आप ये समझो, यहाँ पे लो प्रेशर है, यानी कोई भी हवा आएगी इधर आएगी, या अगर देखो यहाँ पे हाई प्रेशर है ना, यहाँ पे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। ध्रुवों पे हमेशा कैसा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हवा देखिए, इधर की हवा इधर जाएगी या तो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। ये वाली हवा यहाँ आ रही है तो यहाँ तो जाएगी, ये तो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी भैया। ये वाली हवा कहाँ आएगी, इधर आएगी। ये वाली हवा कहाँ आएगी, इधर आएगी। हवा हमेशा किधर से, हाई प्रेशर से किधर जा रही है भैया, लो प्रेशर में जा रही है। और आप सबको दिशा याद होती है, ये उत्तर होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, दक्षिण होता है, ये क्या होता है आपका पूरब होता है, ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है। बस देख लो भैया, जिधर तीर का मुंह है सीधा लगा दो। पूछा क्या है, अब एक चीज आपको याद हो भैया, देखो ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं कौन सी पवन, ये आपका पूर्वा पवन होता है। कौन सा, पूर्वा। ये होता है पछुआ, कौन सा होता है, पछुआ। ये होता है व्यापारिक, कौन सा होता है, व्यापारिक। अगर ये व्यापारिक तो ये भी क्या होगा, व्यापारिक होगा। ये भी व्यापारिक होगा, ये क्या होगा, पछुआ होगा। ये क्या होगा, पछुआ। ये क्या होगा, पूर्वा। बस भैया आपका काम समाप्त। बस आपको ये दिमाग में रखना, ये फिगर आपको दिमाग में याद रखना है। अब पूछा क्या है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने। उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले गोले में आ जाओ भैया। ये वाला गोला यही तो अलग कर रहा है ना, यही तो गोला अलग कर रहा है, यही तो गोला अलग कर रहा है भैया। ये ऊपर का क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन इसके बीच में चलेगी। ये वाली व्यापारिक पवन यही है, इस तरह से जा रही है, देख रहे हैं ना, ये तिरछे आ रही है भैया। बताओ, इधर से इधर जनरेट हो रही है, उधर से इधर आ रही है। बताओ भैया, उत्तर पूरब से कहां जा रही है, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूरब से कहां जा रही है, दक्षिण पश्चिम जा रही है। हो गया आपका आंसर। कोई भी पूछे, अगर आपसे पूछ ले भैया बताओ उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन किधर जा रही है भैया, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर लगाओ भैया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप। चलिए, ये आज आपका टेस्ट था। आपको स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कार्ड जरूर बताना है। ऑफलाइन वाले कमेंट मत करना कि मेरा 34 का 34 आया, ठीक है। आप लोग टेस्ट सुबह दे चुके हो, ठीक है भैया। चलिए, कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से आपका कितना में कितना आंसर आपका आया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, आपने देखा पूरा मिक्स करके सवाल बनाया गया था, ठीक है भैया। चलिए, और लगातार देखिए पढ़ाई वगैरह करते रहो भैया, रुकिए मत, ठीक है। अगर रुकेंगे तो समस्या हो जाएगी आपके लिए ही, आपके लिए भी समस्या हो जाएगी, आपके घर वालों के लिए भी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई बिल्कुल रोकना नहीं है, लगातार करते रहो भैया। नो, बिल्कुल पढ़ाई में अगर आप स्टॉप करेंगे तो आपका करियर स्टॉप होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हो ना, अभी 2-4 दिन छुट्टी थी होली में ना, देख रहे हैं इतना दिमाग खराब हो गया, तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। देखे होंगे कई लोग एकदम मतलब डिप्रेशन आ जाता है। देखिए, आपको तभी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, कब लगेगा, जिस दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको महसूस हो कि आज हमने कुछ किया ही नहीं है। जब जिस दिन ऐसा आपको महसूस होने लगेगा ना, आप खुद जाके किताब उठा उठा के पढ़ोगे, आपको लगेगा कि आज हमने कुछ किया ही नहीं है। आप सोचोगे ना, आप जब सोने जाओगे, अरे यार आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कैसे नींद आ जाएगी, नींद नहीं आएगी। जब दिमाग यहाँ पे सवार हो जाएगा, नहीं कुछ करना है, कुछ करना है ना, तो कुछ करना है तो मतलब कुछ करना है तो मतलब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कोई मेहनत वहां नहीं करने आएगा आपके पीछे। हाँ, कहेंगे सब ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं। आप सोचोगे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। बहुत लोग होते हैं ना, सोमवार पढ़ेंगे, नया साल आ गया आप पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बताओ, नया साल आपने योजना बनाई थी, क्या हुआ योजना, चली गई ना ठंडे बस्ते में। कुछ नहीं होगा जब तक आप डेली नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। डेली पढ़ाई करिए और सारे विषय पढ़िए, एक विषय से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि हम कोई भूगोल आता है, हम इसे कर लेंगे, वो इसे कर लेंगे, नहीं। हाँ, वो आगे के लिए आपका अच्छा है, पीजीटी वगैरह देना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वनडे वाले हो तो सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई चांस नहीं है, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, ठीक है। चलिए, आप सब बढ़िया रहिए, पढ़ाई वढ़ाई में करते रहिए, पढ़ाई वढ़ाई मस्त करते रहिए भैया, बिल्कुल रुकिए उकिए मत, ठीक है। चलिए, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।